तो चलिए अभी एक्टिविटी हम पढ़ लेते हैं। टेक मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट देम। सेलेक्ट 3 equal size seedlings. Take 3 empty glasses or similar vessels. Mark them A, B and C. To glass A, add little amount of soil mixed with a little cow dung manure. In glass B, put the same amount of soil mixed with a little urea. Take the same amount of soil in glass C without adding anything. Pour water. Now pour the same amount of water in each glass and plant the seedlings in them. Keep them in a safe place and water them daily. After 7 to 10 days observe their growth. तो देखिए एक बार मतलब 3 ग्लास लीजिए आप, तो हर एक ग्लास में सेम अमाउंट का सॉइल डालिए, मतलब सेम क्वांटिटी का, और एक में काउडंग मिक्स करिए एंड सेकेंड वन में यूरिया एंड थर्ड में कुछ नहीं। तो आपको उन सब की उनको डेली सेम अमाउंट का वाटर दीजिए। फिर 7 to 10 डेज़ के बाद आप उनकी ग्रोथ को देखिए। तो यहाँ पे आप ग्रोथ को देख सकते हैं, ए बी एंड सी की ग्रोथ को देखिए। ए की ग्रोथ कैसी है, बी की सबसे ज़्यादा ग्रोथ है ना, जिसमें यूरिया मिक्स था। एंड थर्ड वन में मतलब जिसमें कुछ भी मिक्स नहीं था वो है ये वाला सी। तो इसमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई है, और ए में हुई है जिसमें काउडंग था। काउडंग एक मैन्योर होता है, ठीक है। तो मैन्योर वाले में भी ग्रोथ है, और सबसे ज़्यादा ये बी वाले में ग्रोथ है। लेकिन थर्ड वाले में, सी वाले में कोई ग्रोथ नहीं है, क्योंकि उसमें हमने कोई भी फर्टिलाइज़र या फिर मैन्योर मिक्स नहीं किया था। तो ग्रोथ होती है लेकिन धीरे होती है, बहुत स्लो होती है उसकी ग्रोथ। Did plants in all the glasses grow at the same pace? With glass showed better, which glass showed better growth of plants? तो हमने देखा बी वाले में सबसे ज़्यादा ग्रोथ है। In which glass was the growth fastest? बी वाले में। Fertilizers are chemical which are rich in particular nutrient. How are they different from manure? तो देखिए फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर में बहुत डिफरेंस होता है। जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं ना वो केमिकल के बने होते हैं, है ना, और जो मैन्योर होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं। ये मेन डिफरेंस होता है इनका। फर्टिलाइज़र्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज़, और फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो फैक्ट्रीज़ में बनते हैं, और जो मैन्योर होता है वो डिकम्पोज्ड जो भी मटेरियल होता है उनसे प्रिपेयर होता है। देखिए फर्टिलाइज़र्स में एग्जांपल्स हैं कुछ: यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। तो देखिए यूरिया हमने सेकेंड वाले में मिक्स किया था ना इसमें, तो इसकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा हुई है। तो ये फर्टिलाइज़र था, तो इसलिए सबसे ज़्यादा लोग ना क्या प्रेफर करते हैं, फर्टिलाइज़र यूज़ करना। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर फर्टिलाइज़र का यूज़ भी होता है ना तो वो हार्म भी पहुंचाता है सॉइल को। इसलिए मैन्योर मैन्योर ऑर्गेनिक होता है, इसलिए वो फर्टिलिटी ख़राब नहीं करता है सॉइल की। बट जो फर्टिलाइज़र होते हैं उनके एक्सेसिव यूज़ से ख़राब हो जाती है सॉइल की फर्टिलिटी। The use of fertilizers has helped farmers to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize. But excessive use of fertilizer has made the soil less fertile. देखिए इसमें लिखा भी हुआ है कि फर्टिलाइज़र्स की वजह से क्या होता है, सॉइल जो है लेस फर्टाइल हो जाता है। Fertilizers have also become a source of water pollution. Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizer with organic manure or leave the field uncultivated for fallow in between two crops. तो देखिए हमें अगर सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ानी है ना तो हम मैन्योर यूज़ कर सकते हैं, फर्टिलाइज़र्स भी करते हैं, क्योंकि फर्टिलाइज़र से आप लोग ने एक्टिविटी में देखा ना कि ज़्यादा ग्रोथ हुई है और जल्दी होती है, फास्टेस्ट ग्रोथ होती है, ठीक है। इसलिए देखिए सबको फास्ट काम तो सबको ही पसंद है, इसीलिए सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा अब तक तो फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं। लेकिन मैन्योर भी यूज़ होता है, लेकिन फर्टिलाइज़र्स का एक नुकसान है, डिसएडवांटेज ये है कि वो फर्टिलिटी ख़राब कर देता है सॉइल को। तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, या तो हम एडिक्यूएट अमाउंट में फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करें, ज़्यादा ना करें, या फिर हम मैन्योर यूज़ करें। और हम क्या कर सकते हैं कि फील्ड को थोड़ी देर के लिए हम अनकल्टिवेटेड भी छोड़ सकते हैं।
द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। तो देखिए मैन्योर का एक एडवांटेज ये है कि वो क्या इम्प्रूव करता है, सॉइल का टेक्सचर इम्प्रूव करता है और उसकी फर्टिलिटी भी बढ़ाता है, ठीक है। और वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी यानी कि कितना वाटर जो है सॉइल होल्ड कर सकता है उसकी कैपेसिटी बढ़ाता है, यानी कि मतलब जितना वाटर, जैसे वाटर है तो कितना वाटर होल्ड कर लेगा सॉइल, और ज़्यादा वाटर होल्ड करे वो, तो ज़्यादा वाटर होल्ड करेगा मैन्योर की हेल्प से, तो फिर उसकी ग्रोथ भी अच्छे से होगी और उसको पानी भी अच्छे से मिलेगा, है ना। इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। Another method of replenishing the soil with nutrients is through crop rotation. एक और देखिए, एक और मेथड है, मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल, सॉइल को रिप्लेनिश करना न्यूट्रिएंट्स, ताकि उसमें दोबारा से क्या आ जाए, न्यूट्रिएंट्स आ जाएं। तो उसका क्या है, क्रॉप रोटेशन एक मेथड है, उसकी वजह से हो सकता है कि क्या हो जाएगा, क्रॉप रोटेशन की वजह से रिप्लेनिश हो जाएगा सॉइल न्यूट्रिएंट्स के साथ, है ना, न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे सॉइल में। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑल्टरनेटिवली। तो क्रॉप रोटेशन देखो कैसे होती है, क्रॉप रोटेशन से ही खुद ही आप समझ सकते हो रोटेशन हो रही है, यानी कि एक क्रॉप फिर उसके बाद दूसरा क्रॉप, तो ऐसे करके फिर एक क्रॉप को बार बार रिपीट नहीं कर रहे, एक क्रॉप फिर उसके बाद दूसरा क्रॉप, तो ऑल्टरनेटिवली हो रही है क्रॉप रोटेशन। अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्दर्न इंडिया यूज टू ग्रो legumes as fodder in one season and feed in next season. This help in the replenishment of the soil with nitrogen. तो पहले के जो फार्मर्स थे नॉर्दर्न इंडिया में, वो क्या करते थे कि लेग्यूमिन्स उगाते थे एक सीज़न में और वीट उगाते थे दूसरे सीज़न में, तो इसकी वजह से क्या हो जाता था, रिप्लेनिश हो जाता था सॉइल, है ना, न्यूट्रिएंट्स उसके वापस आ जाते थे। और नाइट्रोजन देखिए, रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विथ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है वापस आ जाती थी। अब नाइट्रोजन साइकिल भी होती है, वो भी हम पढ़ेंगे। फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। इन द प्रीवियस क्लास you have learnt about rhizobium bacteria. These are present in the nodules of roots of leguminous plants. तो पिछले क्लास में आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में। ये किस में प्रेजेंट होता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, उसकी नोड्यूल्स में। ओके, दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स करते हैं। ये सब अभी हम नाइट्रोजन साइकिल में भी पढ़ेंगे। और यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हैं फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर के बीच में। फर्टिलाइजर इज मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट, मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज। तो ये देखिए, जो फर्टिलाइज़र है वो मतलब मैन मेड होता है, ठीक है, और जो मैन्योर है वो ऑर्गेनिक होता है, वो अपने आप बनता है, जैसे डिकम्पोजिशन होती है ना, और जो वेस्ट होता है एनिमल्स का उससे बनता है मैन्योर। फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, मैन्योर फील्ड्स में बनाया जाता है। और फर्टिलाइजर्स कोई भी ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करते हैं सॉइल को, मैन्योर बहुत सारा ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं सॉइल को। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो फर्टिलाइजर्स में क्या होता है, बहुत ही मात्रा की उसमें नाइट्रोजन होती है, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम होता है। और मैन्योर इज़ रिलेटिवली लेस इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, लेकिन मैन्योर थोड़ा सा प्लांट न्यूट्रिएंट्स में थोड़ा सा फर्टिलाइजर से लेस होता है, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, देखिए यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस लिखे हम पढ़ेंगे। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स। तो देखिए इसमें क्या लिखा है कि ऑर्गेनिक मैन्योर जो है वो फर्टिलाइजर्स से बेटर है। इट एनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ओके, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है सॉइल की, मतलब सॉइल और ज़्यादा वाटर होल्ड कर पाता है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस बिकम ईजी। मतलब ये सॉइल को पोरस बना देता है, यानी कि उसमें पोर्स आ जाते हैं, होल्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो गैसेस का एक्सचेंज है ना वो होना ईजी हो जाता है। इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, माइक्रोब्स बढ़ जाते हैं।
जिसकी वजह से उनका जिसकी वजह से मतलब माइक्रोब्स वो बढ़ा देते हैं मैन्योर, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ में हेल्प होती है ना। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। अब आते हैं हम इरीगेशन मतलब पानी की बात हो रही है यहाँ पे, पानी कैसे प्रोवाइड करेंगे हम प्लांट्स को। तो पढ़ते हैं फिर। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव। वाटर इज important for proper growth and development. Water is absorbed by the plant roots. Along with water, minerals and fertilizers are also absorbed. ठीक है, वाटर ना रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं। तो अगर हम प्लांट के ऊपर ऊपर पानी दे रहे हैं तो उतना बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन अगर हम उसकी रूट्स में पानी दे रहे हैं, मिट्टी के अंदर उसकी रूट्स होंगी, है ना, तो रूट्स तक जब पानी पहुंचेगा तो तब उसे और न्यूट्रिशंस मिलेंगे। इसलिए हमें हमेशा रूट्स में ही पानी देना चाहिए प्लांट्स की। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर। ठीक है, ये देखिए, प्लांट्स कंटेन 90% वाटर। ये आप थोड़ा सा अगर याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि चांसेस हैं कि ये सारी चीज़ें ना आ सकती हैं आपके वन वर्ड में। Water is essential because germination of seed does not take place under dry conditions. Nutrients dissolved in water are transported to each part of the plant. Water also protects the crop from both frost and hot air currents. तो वाटर जो है प्रोटेक्ट करता है फ्रॉस्ट से और एयर करेंट से। किसको प्लांट को। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। और हमें हमेशा मतलब देखिए, एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए कब पानी देना है। हमें दोपहर को पानी नहीं देना चाहिए प्लांट्स को, और हमें सुबह या शाम को हम दे सकते हैं, लेकिन दोपहर में तो हमें नहीं देना चाहिए। और रेगुलरली पानी देते रहना चाहिए। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरीगेशन। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ इरीगेशन यहाँ तक। ठीक है, तो इरीगेशन क्या है? सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स। हम जब सप्लाई करते हैं, वाटर देते हैं प्लांट्स को रेगुलर इंटरवल में, यानी कि रेगुलर टाइम में, उसको हम इरीगेशन बोलते हैं। टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। ठीक है, तो कितना पानी कब देना है वो वरी करता है। ओके, क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल और सीजन टू सीजन। समर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटर इज़ हाइयर, मतलब हमें समर्स में ज़्यादा पानी देना होता है ना। लेकिन क्यों देना होता है? देखिए, समर्स में इवेपोरेशन भी तो हो ही जाती है ना, टेम्परेचर हाई होता है, इसकी वजह से इवेपोरेशन भी जल्दी हो जाती है। इसलिए हमें टाइम टू टाइम पानी देना चाहिए और ज़्यादा पानी देना चाहिए। अब यहाँ पे हम कुछ सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। सोर्सेज ऑफ इरीगेशन। सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन जो हैं वो है वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स।